स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मासिक मूल्यांकन नवंबर महीना का। ठीक है, नवंबर महीना में जो मैथ का क्वेश्चन आया है उसका सॉल्यूशन। ठीक है, मासिक जांच परीक्षा यानी मासिक मूल्यांकन नवंबर महीना, क्लास 10, विषय गणित। इसमें टोटल क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन। ठीक है, तो एक वीडियो में हमको लगता है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो कोशिश करेंगे अगर ज़्यादा लंबा होने लगे तो 2 वीडियो इसका बना देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि जितना क्वेश्चन हो सकेगा 40-50 मिनट में कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में आते हैं। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको 6 to 10 मैथ और साइंस का पूरा चैप्टर वाइज सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी एकदम बिल्कुल झारखंडी भाषा में। और 10 क्लास का जो भी मॉडल पेपर या 9 क्लास या कोई भी क्लास का मॉडल पेपर सब जो आता है वो सब का भी सॉल्यूशन, मंथली असेसमेंट सब जो आ रहा है उसका भी सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। प्लेलिस्ट अलग अलग सबका बना हुआ है, जा करके देख सकते हैं जो भी वीडियो आपको देखना है। चलिए क्वेश्चन में आते हैं। 120 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। ये ऑप्शनल वाला 10 गो क्वेश्चन है। 120 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है, तो क्या करते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं। अभाज्य गुणनखंड यानी यहाँ जो गुणनखंड करेंगे अभाज्य संख्या से करेंगे, यानी 2 से कर सकते हैं। 2 छक 12, 2 0 0, 2 तिया 6, 2 0 0, 2 15 30 और 3 5 15। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसको बोला है गुणनफल के रूप में लिखे, यानी गुना के रूप में, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। तो अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल के रूप में ये लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है 12, 15 और 21 का एलसीएम। चैप्टर वाइज पढ़ाए हैं, उसको देखिएगा, उसमें विस्तार से समझाएं। यहाँ पे तो ये जो क्वेश्चन आया है उसका बस सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो थोड़ा स्पीड से ही कर दे रहे हैं यहाँ पे, है ना। कहा कि इसमें तो पूरा चैप्टर से है, जितना पढ़ना है सभी से है। अब एक वीडियो में पूरा चैप्टर पूरा किताब पत्र नहीं ना समझाइए, उतना बढ़िया से समझाएंगे, है ना। तो जैसे जैसे क्वेश्चन जो है उसको खाली समझाते चल रहे हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज समझना हो तो चैप्टर वाइज वीडियो देख लीजिएगा। 12, 15, 21 इसका निकालना है LCM। क्या निकालना है? LCM। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, दो तरीका है एलसीएम निकालने का। ठीक है, 2 तरीका एलसीएम निकालने का है। जैसे एक ऐसे कर सकते हैं 12, 15, 21, इसी से निकाल देते हैं, सबसे आसान तरीका। 3 से करते हैं, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 7 21। कम से कम 2 को कटेगा तो काटिए, नहीं तो गुना कर लीजिए। ठीक है, अब 2 से करेंगे तो ये खाली कटेगा 4, 5 7 नहीं कटेगा। 5 से करेंगे तो ये खाली, 7 से करेंगे 2, माने 2 कम से कम कटता है तो काटेंगे आगे, हमने तो छोड़िए, बाकी गुना कर दीजिए। ठीक है, तो गुना करिए, 3 गुना 4 गुना 5 गुना 7, 3 चौके 12 5 60 गुना 7, 7 6 42, 420 हो जाएगा आंसर। ठीक है, 420। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर है। बहुपद होगा जिसके शून्य का योग √2 और गुणनफल। देखिए कौन सा द्विघात बहुपद निकालना है जिसका शून्यकों का योग, शून्यकों का योग को अल्फा प्लस बीटा से लिखते हैं, ये दिया हुआ √2, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुना बीटा लिखाता है, ये लिखा दिया हुआ है 1/2। एक फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a। तो इसी में बराबर करके लगा देंगे -b/a। ठीक, या इसको नीचे भी लिख सकते हैं। चलिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला था -b/a, तो -b/a बराबर हो गया √2 दिया हुआ है। अल्फा गुना बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? c/a बराबर दिया 1/3। अब इसमें क्या करना है, ध्यान देखिएगा, a b c निकालना है यहाँ से। तो a देखिए यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो 1 रहेगा, तो a इसके जगह 1 के दिख रहा है, एक जगह में यहाँ पे 1 दिख रहा है और यहाँ पे एक जगह में 3 दिख रहा है। तो ऐसा सिचुएशन में क्या करेंगे, जब a का वैल्यू अलग अलग आवे, यानी हर अलग अलग रहे, तो अलग अलग a का वैल्यू आएगा, तो उसमें क्या करेंगे, हर को बराबर कर देना है। ठीक है, तो हर को कैसे बराबर करेंगे, ये 3 है तो यहाँ 3 से गुना कर दीजिए ऊपर नीचे, तो हर बराबर हो जाएगा। तो ये 3 को √2 से गुना करेंगे तो 3 √2 3√2, और ये इधर 3 का 3, इधर -b/a। अब देखिए a3 यहाँ भी a3, जब बराबर हो गया तो यहाँ से निकाल देना है a b और c।
तो a बराबर हो गया 3, b बराबर हो जाएगा 3√2, लेकिन माइनस में b है तो इसीलिए क्या होगा -3√2। और c बराबर हो गया, देखिए c का सीध में, देखिए c का सीधा में 1। अब द्विघात बहुपद लिखना है, तो द्विघात बहुपद होता है ax प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसमें रख देना है, ठीक है। a एक जगह में 3 है तो 3x स्क्वायर प्लस b में देखिए माइनस है तो -3√2 तो 3√2x प्लस c में 1 है, तो ये हो गया इसका द्विघात बहुपद, ठीक है। ऑप्शन कौन सा है देख लीजिए, है ना, बराबर 0 नहीं लगाइए, द्विघात बहुपद खाली लिखना है। तो कौन सा ऑप्शन में है 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, बी नंबर ऑप्शन है, ठीक है। 3 क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन देखिए, px में के लिए ग्राफ आकृति में दिए गए बहुपद के शून्य की संख्या, px के शून्य की संख्या निकालना है। इसमें ग्राफ का आकृति इस तरह दिया हुआ है, इसमें ये इस तरह का है, तो इसमें क्या होगा, ये x होता है, ये y, तो x में जितना बार ये वाला ग्राफ कटेगा वो तो वही उसका px का शून्य होता है। कई बार कटा है यहाँ पे 1 2 3 4, तो px से शून्य कोई संख्या हो जाएगा 4, ठीक है। 1 2 3 4 बार कटा है, ठीक है, देख लीजिए बढ़िया से। 1000 बार कटेगा वही आंसर हो जाएगा, px से शून्य 4 होगा। समकोण समीकरण युग्म ax प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। उसके बाद एक और है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसमें यदि बोला है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है, यानी तीनों बराबर है, तो इसमें क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, या कोई हल नहीं होगा, या 2 हल होगा। तो जब भी सब का सब बराबर हो तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। क्या होता है, अनेक हल, तो इसका क्या लिखेंगे, अनेक हल होगा। एक बराबर रहता है तो अद्वितीय हल, ठीक है, और एक बराबर, अच्छा कोई बराबर नहीं तो अद्वितीय हल, और एगो बराबर और एगो नहीं बराबर तो इसका कोई हल नहीं है, ऐसा होता है, ठीक है। छठा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण छांटना है, तो ऑप्शन से काम करना होगा। ऑप्शन में आते हैं, पहला ऑप्शन है x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो इस तरह का बहुत सारा सेट कराए हैं, सेट 10 क्लास का, तो उसमें एक शॉर्टकट यहाँ पे बताए हैं, या चैप्टर पढ़ाए उसमें भी, कि पूरा गुना करके देखने का जरूरत नहीं है। क्या ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर आ रहा है कि नहीं, द्विघात बहुपद यानी स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये x गुना होकर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ भी देखिए x गुना होकर यहाँ भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो जब बराबर से इधर भी एक्स स्क्वायर और उधर भी एक्स स्क्वायर आ रहा है, दोनों प्लस में, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो बराबर से इधर उधर इक्वल रहने से क्या होता है, कट जाता है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ कट जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर नहीं बचा तो ये द्विघात बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन में देखेंगे, दूसरा ऑप्शन में है x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ लगेगा, तो a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर तो आएगा, लेकिन x स्क्वायर को काटने वाला कहीं पे नहीं है, इधर तो x स्क्वायर नहीं ना है, 2x है इधर, तो ये नहीं कट रहा है, यानी x स्क्वायर रह जाएगा, तो x स्क्वायर रह जाएगा, मतलब ये द्विघात बहुपद है, ठीक है। बाकी वाला में कट जाएगा सबका एक्स स्क्वायर, ठीक है। जैसे सी ऑप्शन में है x इंटू एक्स माइनस 3 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5। देखिए x यहाँ गुना होकर एक्स स्क्वायर होगा, और बराबर से उधर भी एक एक्स स्क्वायर है, तो दोनों कट जाएगा, तो ये भी द्विघात नहीं है। डी ऑप्शन में भी वैसे ही है, x प्लस 2 का होल क्यूब है प्लस बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो इसमें a प्लस बी का होल क्यूब आ जा रहा है, तो होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी, इस तरह से होता है a क्यूब आ रहा है, यानी x में क्यूब आ जा रहा है, x में क्यूब आ गया, तब तो ये त्रिघात बहुपद हो गया। हमको द्विघात बहुपद छांटना था, तो कौन होगा, ये वाला द्विघात बहुपद होगा, ठीक। 6 क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं है। तो 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, AP में कौन सा पद शून्य है। बड़ा डेंजर क्वेश्चन पूछा है, टिक लगाने वाला में भी लंबा क्वेश्चन पूछ दिया। कौन सा पद शून्य है बोल रहा है, शून्य, कौन सा पद शून्य है, मतलब क्या निकालना है, कौन सा पद शून्य है, 1 2 3, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा, इस तरह से कौन सा पद में शून्य आएगा। मतलब देखिए इसको कैसे लिखेंगे,
ए पहले यहाँ से निकाल लीजिए, ए पहला वाला तो ए होता है, तो ए हो गया। डी क्या होता है, A2 माइनस A1, दूसरा को पहले से घटाना है। 18 को 21 से घटाइए, 18 को 21 से घटाएंगे, 18 19 20 21 -3 आया। ठीक, ए और डी आ गया। और ये वाला क्या दिया हुआ, कौन सा पद शून्य, यानी an दिया हुआ, an बराबर शून्य यानी 0। तो n बराबर 0 किस में होगा, वही n यानी नंबर, कौन सा नंबर में 0 आएगा वो बताना है। ठीक है, तो n का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह ये फॉर्मूला लिख दिए, बराबर 0 लाना है तो 0 लिखेंगे। अब a देखिए, a है 21, तो 21 हो जाएगा प्लस n नहीं निकालना है, दिया हुआ निकालना है तो छोड़ देंगे। डी है -3 बराबर 0। 21 प्लस में है, उधर जाकर हो जाएगा माइनस, तो चलिए उधर ले जाते हैं, तो ये हो गया -21। -3 गुना में है, ब्रैकेट में गुना होता है, माइनस में है मत सोचिएगा, ये ब्रैकेट में यानी गुना में है। तो n-1 गुना में है, तो उधर जाके ये जो 3 है वो भाग में आ जाएगा, इसे माइनस कट जाएगा, 3 7 21 7 भी कट जाएगा 7, और ये n-1 है तो -1 उधर आएगा +1, 7 1 8, n बराबर 8, यानी 8वां पद जो है वो शून्य होगा। ठीक है, कौन सा पद शून्य होगा पूछा है, तो ऑप्शन में 8वां पद, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक, आठवां क्वेश्चन, नीचे दी गई आकृति में AD इस तरह का एक आकृति है, ABCDE, इसमें दिया हुआ AD 1 दिया हुआ है सेंटीमीटर, DB दिया हुआ 1.5 सेंटीमीटर, उसके बाद AE दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, EC दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो इसमें बोला है कौन सही होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है DE पैरेलल BC है, यानी ये वाला इसका पैरेलल है या बराबर है, इस तरह का कुछ ऑप्शन है, और इसमें एक ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं है। तो इस तरह का जब भी त्रिभुज रहे, अगर ये दोनों पैरेलल रहता है, ये वाला और ये पैरेलल, तो इसका अनुपात सेम आएगा। अनुपात क्या आएगा, सेम आएगा। तो अनुपात निकालते हैं, 1/1/5, ये बराबर आना चाहिए इधर का 2/4 का, तो 2 1 2 2 2 4, इधर आया 1/2, लेकिन ये वाला नहीं कटेगा, ये 1/1.5 है, तो ये तो दोनों बराबर नहीं है, नॉट इक्वल है, तो बराबर नहीं है, इसका मतलब ये समांतर नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ना ये समांतर है, ना बराबर है, ना 90 डिग्री है। 90 डिग्री तो किसी कीमत में नहीं हो सकता, ये तो इधर लाइन इधर लाइन, तो 90 डिग्री कहाँ से होगा। ठीक है, तो तीनों का तीनों ऑप्शन गलत दिया हुआ है, तो इनमें से कोई नहीं दीजिएगा। यदि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात, देखिए भुजा का अनुपात दिया हुआ, संगत भुजा का अनुपात, भुजा का अनुपात 4:9 है, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखिए दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, फॉर्मूला बताए थे, क्या होता है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात होता है दोनों के भुजाओं के स्क्वायर के अनुपात के बराबर, भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल का अनुपात बराबर क्या होता है, भुजाओं के वर्ग का अनुपात, यानी भुजा का वर्ग करेंगे और उसका अनुपात निकाल देंगे तो निकल जाएगा त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, कैसा त्रिभुज, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात होता है भुजाओं के वर्ग का अनुपात, संगत भुजाओं के वर्ग का अनुपात। तो संगत भुजा का अनुपात दिया हुआ है 4:9, तो 4 अनुपात में जब भी रहे तो बोले हैं x मान लीजिए, तो 4x का स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरा भुजा 9 दिया है तो इसको भी x मान लीजिए, तो 9 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 9 9 81, और x स्क्वायर ऊपर भी है नीचे भी, तो x स्क्वायर कट जाएगा, तो 16/81 हो जाएगा क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, 16:81, 16/81 मतलब क्या, 16:81। ठीक, ये रहा 9 क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी। 10 नंबर में कहा है त्रिज्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो बोला है इसकी दो
त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, विरुद्ध की दो समांतर स्पर्शरेखा, स्पर्शरेखा यानी एक स्पर्शरेखा इधर तो एक स्पर्शरेखा इधर, समांतर यानी ये ना, तो ये दोनों का बीच की दूरी क्या होगा? तो ये देखिए 10 है तो इधर भी, तो ये केंद्र से इधर 10 है तो केंद्र से इधर इधर भी तो 10 होगा, तो 10 10 ये दोनों के बीच की दूरी कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर अब बनाना है ना, बी ऑप्शन, बी क्वेश्चन, निम्न प्रश्नों में से किसी 4 प्रश्न का हल आंसर बताना है। मतलब 11 12 13 14 15 ये 5 क्वेश्चन है यहाँ, इसमें से 4 गो का आंसर बताना है, ठीक है, 4 गो बनाना है। तो चलिए 11 नंबर बनाते हैं। 11 नंबर में सिद्ध करें कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 और 4q + 3 का प्रतिरूप का होता है। विषम पूर्णांक 4q + 1 अथवा 4q + 3 का रूप का होता है, ये हमको सिद्ध करना है। इसके लिए क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम फार्मूला होता है A = BQ + R, तो उससे बनता है। तो इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे तरीके से लिखते हैं, माना पहले मान लेते हैं A होता है, ऐसा वाला क्वेश्चन में इतना सा लिख लीजिएगा, ठीक है। A को एक धनात्मक पूर्णांक है जिसमें एक तथा A को 4 से, यहाँ 4 है तो 4 लिखिएगा, 6 है तो 6 लिखिएगा, 3 है तो 3 से भाग देने पर भागफल Q और शेषफल R प्राप्त होता है। भागफल को Q से लिखते हैं, शेषफल को R से। तब फिर लिखना है इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या इसका यूक्लिड प्रमेयिका से। यूक्लिड प्रमेयिका यानी यूक्लिड फार्मूला होता है A = BQ + R, है ना, जहां R क्या है, तो R देखिए जिससे भाग देते, 4 से भाग दे रहे हैं, तो R का जो वैल्यू रहेगा वो 4 से कम होगा और क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। 0 से क्या होगा, बड़ा या बराबर भी हो सकता है। यानी किसी भी चीज़ को भाग देते किसी भी नंबर को, तो शेषफल हो सकता है कि 0 आए, तो इसलिए 0 के बराबर, बड़ा का साइन के नीचे ऐसा है, यानी बराबर भी हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, लेकिन 0 से बड़ा इतना बड़ा होगा कि 4 से छोटा ही रहे, 4 से बड़ा नहीं होगा। 4 से ही भाग दे रहे हैं तो शेषफल 4 से छोटा ही आएगा, है ना। जैसे 2 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल हमेशा क्या आएगा, 2 से छोटा आएगा। जैसे 2 1 का अगर कर देते 2, तो यहाँ शेषफल 2 आया, लेकिन ऐसा शेषफल 2 अगर आ रहा है, इसका मतलब क्या, 2 1 का 2 कर ना कर क्या कर, 2 दूनी 4 कर देंगे, शेषफल 0 हो जाए। तो जिससे भाग देते हैं उतना बड़ा शेषफल नहीं आता, उससे कम ही आता है, और उतना आ रहा है, इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो शेषफल ये हो जाएगा 0 से लेकर के 4 तक। तो देखिए A तो नहीं है, छोड़ दीजिए, B दिया है 4, तो 4Q नहीं है, प्लस R की जगह 0 एक बार लिखेंगे तो 4Q + 0 यानी 4Q हो जाएगा। तो ये क्या है, एक 4Q क्या है, समपूर्णांक है, समपूर्णांक है। क्यों समपूर्णांक है, क्योंकि 4Q 4 का 2 का पढ़ा नहीं आता, सम संख्या है, ठीक है। उसके बाद A1 इसको मान लीजिए, इसको A2 बराबर हो जाएगा फिर से 4Q प्लस, अगर त्रिज्या ले लीजिए 0 के बाद 1, तो ये तो 1 आया, यानी कैसा पूर्णांक है, विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक। उसके बाद फिर से A3 रखेंगे, A3 बराबर 4Q + 2 हो जाएगा, तो ये फिर से आ जाएगा क्या, समपूर्णांक। उसके बाद 4 से कम तक लेना है, यानी 3 तक, तो A4 लेंगे, A4 बराबर 4Q + 3 हो जाएगा, तो ये फिर हो गया कैसा पूर्णांक, विषम पूर्णांक। उसके बाद लास्ट में लिख दीजिए, क्या बोला है कि ये 1 और 3 वाला विषम होता है, तो 1 और 3 विषम आया, देखिए विषम पूर्णांक ये भी है। तो लास्ट में लिख देगा अर्थात क्वेश्चन से मिला के लिखेगा, क्वेश्चन में हम क्या कहा था, क्वेश्चन में क्या कहा था, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, अर्थात प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4Q + 1 या 4Q + 3 के रूप या प्रतिरूप का होता है। ये आंसर क्वेश्चन से मिला के लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन से मिला के लिख दीजिएगा, अतः सभी विषम पूर्णांक का, अतः कोई विषम पूर्णांक, अच्छा प्रत्येक विषम पूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4Q + 1 या 4Q + 3 के रूप का होता है, या प्रारूप का होता है। क्वेश्चन देखिए कौन था ये, 11 नंबर था ना। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से 72 और 120 का निकालना है, HCF 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से बोल दिया।
तो अभाज्य गुणनखंड क्या करना होगा, दोनों का अलग अलग निकालना होगा HCF निकालने के लिए, ठीक है। या एक साथ भी निकाल सकते हैं, दोनों तरीका बता दे रहे हैं, ठीक है, एक साथ भी निकल जाएगा, लेकिन अलग अलग निकाल के दिखा दे रहा है। पहले 2 से होगा, 2 तिया 6, 2 छक 12, ये 2 का 2, 2 अट्ठे 16, दोनों 18, 3 तिया 9, तो 72 का आ गया कितना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब ये 120 का 2 छक 12, 2 0 0, 2 30 100 60, 2 15 30, 3 5 15, तो 120 का आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें दोनों में जो कॉमन है उसको लिखते हैं। तो 2 कॉमन दिख रहा है, एक ठो ये कॉमन है, तो इसमें से एक ठो लिखेंगे, यहाँ से 2 कॉमन फिर से, तो इसको एक लिखेंगे, यहाँ 3 कॉमन, इसको फिर गुना कर दीजिए सबको, 2 दूनी 4 दिया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दिया 24, तो इसका आंसर हो गया 24। एक साथ अगर गुणनखंड करना हो, HCF निकालना हो, तो क्या करेंगे, देखिए 2 से होगा, दोनों कटेगा, वैसे से करना है। एलसीएम निकालने में तो एक को कटेगा, या 3 गो है तो 3 गो में से 2 को कटा तो काट देते हैं, लेकिन इसमें जितना रहेगा सब कटना चाहिए। जैसे 2 गो है तो दोनों कटना चाहिए, ठीक है। तो 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 0 0, फिर 2 से दोनों कटेगा, 2 का 2, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 0 0, ये फिर 2 से कटेगा, दोनों 18, 2 15 30, दोनों कटेगा, वैसे ही पहाड़ा से काटना है, ठीक है। 3 से कटेगा दोनों, 3 तिया 9, 3 5 15। अब देखिए अलग अलग आ गया, यानी ये जो है वो दोनों, कोई भी एक पहाड़ा से दोनों नहीं कटेगा, तो उसको वहीं पे छोड़ देना है जिससे दोनों कटा, ये चारों से इसको गुना कर देना। देखिए 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2, अरे वो 3, वही सब है, गुना करिए तो 24 आंसर है, ठीक। तो या अलग करिए या साथे करिए, बातें के तो साथे करने से एक बार हो जाएगा, अलग करने से हिसाब करके इक्वल करना होगा, ठीक। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल 1 और 3 है। फिर से ये क्वेश्चन एक आ गया, ऑप्शनल वाला क्वेश्चन में था, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, यानी शून्यकों का योग 1 और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है 3, तो इसका बहुपद निकालना है, ठीक है। एक क्वेश्चन था ये ऑप्शनल वाला में। देखिए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बताया, -b/a बराबर दिया हुआ 1, अल्फा गुना बीटा का होता है c/a बराबर दिया हुआ 3। देखिए हर में देखना है, नीचे कुछ होने तो 1, यहाँ भी नीचे नीचे कुछ होने तो 1, तो a बराबर 1, यहाँ भी a बराबर 1, यानी हर बराबर है। हर बराबर है तो गुना करने की जरूरत नहीं है, हर बराबर नहीं रहेगा तो गुना करके हर को बराबर कर लेना है, ठीक। तो नहीं, पहले से बराबर है तो क्या करेंगे, खाली a निकालिए 1, b निकालेंगे तो b भी 1 है और माइनस में इसलिए -1, c निकालिए तो c, यहाँ c का सीधा हम देखिए 3 है। अब हमको बनाना द्विघात बहुपद, तो ax² प्लस bx प्लस c होता है, तो a एक जगह 1 आया तो 1x², -1 है तो -1x प्लस c में 3 है, 1 को नहीं हो लिखते हैं तो x² - x प्लस 3 हो जाएगा आंसर, ठीक। 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कहाँ ये, चौदह नंबर में है, सिद्ध करें कि वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होता है। तो वृत्त के व्यास पर स्पर्श रेखा खींचने से वो समांतर होता है, वो हमको सिद्ध करना है, ठीक है। वृत्त की स्पर्श रेखा समांतर होती है, ये हमको सिद्ध करना है बाबू। क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होता है। तो सिद्ध करना है तो यहाँ पे तो नहीं बनेगा इतना सा जगह में, इसको हटा लेते हैं। वृत्त के व्यास से खींचा गया स्पर्श रेखा, वृत्त का व्यास इसको कहते हैं, ये केंद्र है, ये व्यास हुआ, इस व्यास से खींचा गया स्पर्श रेखा, एक ये दोनों समांतर है, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो नाम लिख देते हैं AB, ये 90 डिग्री रहता है स्पर्श रेखा और त्रिज्या 90 डिग्री पड़ता है, तो 90 डिग्री है। देखिए चित्र बना लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे दिया है, क्या लिख उसको लिख देते हैं, दिया है, दिया हुआ क्या चीज़ है, तो O केंद्र
वाले एक वृत्त है जिसमें PQ व्यास है, PQ व्यास है और AB और CD तथा AB और CD दो स्पर्श रेखाएं हैं। सिद्ध करना है, उसको लिखते हैं फिर सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है AB जो है ये पैरेलल है CD का, यानी समांतर है। ठीक है, उसके बाद प्रमाण लिख करके बनाना शुरू करते हैं। सिद्ध करना, प्रमाण इसका क्या है सिद्ध करने का? तो देखिए स्पर्श रेखा से ये जो स्पर्श रेखा है उससे ये त्रिज्या जो है 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो क्या लिखेंगे? चूंकि स्पर्श बिंदु यानी जिस बिंदु से स्पर्श कर रहा है वो बिंदु स्पर्श बिंदु से होकर खींची गई रेखा त्रिज्या वृत्त के स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये बात को लिख लीजिएगा। ये जो वृत्त का जहाँ पे वृत्त टच किया उस बिंदु से अगर त्रिज्या को निकालेंगे, उस बिंदु से त्रिज्या वाला लाइन खींचेंगे तो ये दोनों आपस में 90 डिग्री होता है, यानी लंब होता है। 90 डिग्री क्या बोलते हैं? लंब होता है। ठीक है, तो लंब जब हो गया मतलब क्या है कि PQ जो है लंब है AB का इसमें, इसलिए क्या हो जाएगा PQ। ये PQ है तो AB पर लंब होगा। लंब मतलब क्या हो गया? 90 डिग्री। एंगल कौन सा? APQ एंगल APQ बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, इसी प्रकार क्या लिखेंगे? इसी प्रकार अगर यहाँ देखें तो CD जो है लंब है किसका? QP का। CD लंब QP है ना। CD लंब क्या है? QP या PQ का लंब है, यही इसका लंब है। लंब माने फिर से क्या? PQD 90 डिग्री। एंगल PQD बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब 90 डिग्री हो गया तो उसी को तो क्या बोलते हैं? देखिए एगो इधर का 90, एगो इधर का, तो ये एकांतर कोण हो गया है। और एकांतर कोण बराबर है तो उसको क्या बोलते हैं? तो क्या हो जाएगा? समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखेंगे तो एंगल APQ बराबर हो जाएगा एंगल PQD और APQ दोनों बराबर है, 90 डिग्री है। और जब भी दो एंगल बराबर हो जाए इस तरह का तो ये पैरेलल लाइन वाला फॉर्मूला ऐसा वाला पढ़ाए थे कि ऐसा एक तिरछा लाइन करता है तो ये इसके बराबर होता है, यानी इसको एकांतर कोण बोलते हैं। ठीक है, तो कैसा कोण है? एकांतर कोण है, इसलिए लास्ट में लिख देगा अतः AB जो है CD का समांतर है ना। या लिख लीजिएगा चूंकि, एक लाइन और लिख सकते हैं यहाँ पे, चूंकि एंगल APQ और PQD एकांतर कोण है। क्या है? एकांतर कोण है और बराबर भी है। एकांतर कोण है और बराबर है, इसीलिए AB जो है पैरेलल होगा। एकांतर कोण आ गया। और एकांतर कोण बराबर कब होता है? जब दोनों लाइन पैरेलल हो। तो एकांतर कोण और बराबर है, इसका मतलब ये दोनों लाइन समांतर होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, तो चलिए
बी नंबर में 4 क्वेश्चन करना था, ठीक है, तो 4 क्वेश्चन कर दिए। एक और है तो उसको नहीं करना है, 5 में से 4 करना है तो 4 कर लीजिए। उसके बाद फिर से और 4 क्वेश्चन करना है सी नंबर में, और डी में 2 क्वेश्चन, यानी 4 और 2 6 क्वेश्चन और करना है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो चलिए बाकी क्वेश्चन को हमको लगता है एक और पार्ट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, सी में भी बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका योग सेम क्वेश्चन इसी टाइप का है, एगो क्वेश्चन फिर। तो चलिए 4 और 2 और 6 क्वेश्चन बनाना है, तो ये 6 क्वेश्चन को नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। एक ही में देखेंगे बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा फिर। तो इसलिए इसमें इतना ही क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन देखते हैं, 6 क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो समझ में आएगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।